है ना। आइए शुरू करते हैं। एक ग्रुप में मैसेज डाल दें। आइए, पहला प्रश्न ही बोल रहा है। पहला प्रश्न क्या है जरा देखते हैं। आइए, तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें लोहे के चादर पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। बहुत आसान सा सवाल है। परत की बात करेंगे तो परत किसका, जास्ता का परत जो है कि आपको होता है, जिंक का परत जो है कि आपको होता है। बिल्कुल सही है ना। तो पहला प्रश्न का आंसर जो है कि आपको देखिएगा। आगे आते हैं, क्या बोल रहा है कि लोहे को जब जो है कि आपको किस पर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तब वो हवा और नमी के संपर्क में आ जाता है। जैसे ही हवा और नमी के संपर्क में आ जाता है तो उसके अंदर रासायनिक क्रिया उत्पन्न होने लगता है। और रासायनिक क्रिया जब उत्पन्न होने लगता है तो इसी रासायनिक क्रिया को हम लोग जो है कि आपको क्या कहते हैं, रासायनिक भाषा में जंग लगना कहते हैं। रस्टिंग जो है कि आपको कहते हैं जंग लग जाता है। और जंग जब लग जाता है तो इसी को जो है कि आपको बचाने के लिए जास्ता का परत जो है कि आपको चढ़ाया जाता है। अब जरा देखते हैं जंग का सूत्र क्या होता है। तो जंग का सूत्र की बात करेंगे, Fe2O3 इंटू H2O जो है कि इसका सूत्र जो है कि आपको होता है। किसका सूत्र, जंग का जो है कि आपको सूत्र होता है। एक्स नहीं है, इंटू है, मल्टीप्लाई जो है कि आपको किया है। ठीक ना। आगे चलते हैं। लोहे को बचाने के लिए, सॉरी, जब जंग लगता है लोहा जब खराब हो, एक्स है। एक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक्स का, एक्स किसी को संकेतित कर रहा है। एक्स का मतलब जितना जितना लगा जल सकते हैं होगा, सर, जल की मात्रा ऐड कर सकते जितना हैं। 1 2 3 4 जो भी हो। अच्छा, एक्स मतलब कि जितना, मतलब ऐड कर दीजिए उतना, मतलब कि जितना ज्यादा होगा उतना प्रबल संभावना है इसमें जो। हाँ, समझ में आ यस गया क्या बोल रहा है। ठीक है। जल की मात्रा जितना ज्यादा ऐड कीजिएगा उतना ज्यादा वो रस्टिंग जो है कि आपको होगा, जंग उतना ही ज्यादा लगेगा। जब जंग लगता है तो लोहा जब खराब हो जाता है, और खराब हो जाता है तो कोरेजन जो है कि आपको होने लगता है। आपको पता है कि पहले जंग लगेगा तो किसी लोहा का पहले भार क्या होगा, भार, पहले भार जो है कि आपको बढ़ेगा, तब जो है कि आपको क्या होगा, तब जो है कि आपको घटेगा, है ना, घटेगा। जंग जंग पर जो है कि आपको परत जो है कि लाल या भूरे रंग की परत जो है कि आपको आ जाती है। जंग लगने की प्रक्रिया ही जो है कि कैसी प्रक्रिया है, तो एक ऑक्सीकरण जो है कि अभिक्रिया या प्रक्रिया जो है कि आपको होता है। जंग लगने से जो लोहे का भार पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है। और जंग लगने से लोहे का भार जो है कि आपको क्या होता है, डायरेक्ट रूप से देखिएगा तो जो है कि पहले बढ़ेगा उसके बाद जो है कि आपको घटेगा। ठीक ना। लोहे के जंग से बचाने के लिए एक परत चढ़ाया जाता है जिसके ऊपर, इसका नाम क्या है, जास्ता या जिंक का परत जो है कि आपको चढ़ाया जाता है ना। लोहे पर जास्ता लगने पर जास्तीकरण या यशदि लेपन या गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस जो है कि इसको कहा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, जैसे उस पर पेंट चढ़ा सकते हैं, जो देखते हैं हम लोग जो पेंट चढ़ाते हैं ग्रिल इत्यादि पे। दूसरा बोल रहा है कि उसके ऊपर ग्रीस का पॉलिश या जो है कि मोबिल या तेल जो है कि आपको चढ़ाकर उसको रख सकते हैं। या देखिए किसी तेल में रखा हुआ जब रहता है ना तो उस पर जंग नहीं लगता है लोहा पर, है ना। एंडीकरण द्वारा जो है कि इसको बचाया जा सकता है। लोहा को मिश्र धातु में परिवर्तित करके भी जो है कि आपको बचाया जा सकता है। और क्या बोलता है कि लोहा के बर्तनों में, उसमें खाद्य पदार्थ के भंडारण किया जाता है और उसके भीतर भीतरी भाग पर जो है कि आपको किसकी परत होती है, तो ये जिंक की परत जो है कि आपको नहीं चढ़ाई जाती है। अच्छा, खाद्य पदार्थों वालों में जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि जिंक जो है कि खाद्य को क्या कर देता है, खाद्य से अभिक्रिया कर उसे विषैला बना देगा, जहरीला जो है कि आपको बना देगा। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो है कि किसके रूप में, चूहे के विष के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। गैल्वेनाइजेशन, सॉरी, वल्कनीकरण। वल्कनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो रबर को मजबूत और कठोर बनाने के लिए किया जाता है। और वल्कनीकरण प्रोसेस में आमतौर पर रबर में किसका प्रयोग किया जाता है, रबर में सल्फर या गंधक का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है। आगे आते हैं दूसरा सवाल का। बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है कि लेके चला रहे हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पदार्थ कौन सा होगा। तो सबसे कठोरतम कौन हो गया, हीरा जो है कि आपको होने वाला है। क्या होगा, हीरा जो है कि आपको हो जाएगा। देखिएगा, हीरा पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होगा। और हीरा किसका अपरूप होगा, तो हीरा होगा कार्बन का अपरूप होगा। और ये धातु है कि अधातु, तो ये अधातु जो है कि आपको होने वाला है। और ये जो है कि क्या होगा, विद्युत का कुचालक जो है कि आपको होगा। क्या होगा, कुचालक जो है कि आपको होगा। ठीक ना। हीरा जो है कि आपको किस पे काम करता है, तो पुनःआंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि आपको चमक पाता है ये, है ना। और हीरा का अपवर्तनांक की बात करेंगे, कितना अपवर्तनांक है हीरा का, 2.42 जो है कि आपको, हाँ 2 पॉइंट जो है कि 42 है, 242 नहीं लिखा है, 2.42 लिखा है। ठीक ना।
और अच्छा कार्बोरंडम जो है कि आपको क्या प्राकृतिक हीरा किसे कहा जाता है, कार्बोरंडम को कहा जाता है। और काले हीरा को बोट कहते हैं, और इसी बोट का उपयोग इसी किसको से काटने के शीशा लिए, कल ही काटने बताया, के शीशा लिए काटने के लिए शीशा प्रयोग काट जो है कि आपको किया जाता है। और शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं कैसा होता है, रंगहीन जो है कि रंगहीन। आपको होता है ना। आगे चलते हैं। और इस पर रेडियम से निकलने वाले एक्स किरण पड़ने पर यह हरे रंग का जो है कि क्या हो जाता है, हरे रंग का प्रदर्शित जो है कि आपको होता है। प्रदर्शित करता नोट में क्या दिया है, हीरा में एक जो है कि चतुष्फलकीय जो है कि आपको क्या होती है, इसकी संरचना की बात करेंगे, इसकी संरचना होती है। जबकि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, अपष्ट कोणीय जो है कि आपको होती है ना। हीरा हीरा और जो है ग्रेफाइट दोनों जो है कि भौतिक रूप से जो है कि भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों का रासायनिक गुण जो है कि आपको किससे मिलता जुलता है, कार्बन से मिलता जुलता है, क्योंकि ये कार्बन का समस्थानिक जो है कि दोनों का दोनों होने वाला है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि आपको हीरा है ना, कुलीनान हीरा जो है कि आपको था, है ना। और ये कितना कैरेट का था कुलीनान हीरा, 3106 कैरेट का जो है कि आपको ये रहता है, कौन सा कुलीनान हीरा जो है कि आपको रहता है। और इसका वो पता सबसे वर्ष बड़ा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में जो है कि लगाया गया था। और अभी यह ब्रिटेन राजघराने में शाही संग्रहालय में जो है कि आपको क्या है, सुशोभित जो है कि आपको होने वाला है। हाँ, कोहिनूर हीरा जो है कि आपको कहाँ से निकला है, गोलकुंडा के खान से जो है कि आपको निकला है, ठीक ना, गोलकुंडा के खान से। और पर वो ग्रेफाइट की काला बात हीरा में करेंगे, किसका मात्रा था? काला हीरा सब हीरा में कार्बनिक की मात्रा होगा, सब में कार्बनिक का अपरूप होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हीरा जो अपरूप किसका है, काला हीरा हो, है ना, व्हाइट वाला हो, सब कार्बनिक का अपरूप जो है कि आपको होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की बात करेंगे, ये ग्रेफाइट यह भी एक कार्बन का क्या होने वाला है, कार्बन का ही अपरूप जो है कि आपको होता है। और लेकिन हीरा जो है कि कुचालक था, हीरा क्या था, विद्युत का कुचालक था, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ये सुचालक होगा, क्या होगा, सुचालक जो है कि आपको होगा। ठीक है, और ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, और इसका आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे कितना होता है, 2.2 जो है कि आपको होता है, ठीक और ना। और कागज आयोडीन भी पर होता है ना, आयोडीन, क्या क्या आयोडीन, ये उसमें चमक या फिर वो धातु के हाँ समान उसमें जो व्यवहार है कि करता है। आपको कहता है कि जो है कि अधातु होने के बाद भी वो धातु का जो है कि गुण धर्म को लेता है। गुण धर्म ठीक है। धातु का क्या है, इसमें चमक होता है, तो चमक वाला गुण धर्म को लेता है। धातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो आयोडीन भी जब पानी में उसको घोल के जब देते हैं तो विद्युत का सुचालक जो है कि आपको हो जाता है ना। ये चीज उसके बारे में जो है कि बोला गया है, इसमें भी जी लिखा सर। हुआ है। ये बात आप नोट से वाला बात को बोल रहे हैं, है ना, कि हम इसमें बताए भी थे कि नोट्स में कि हाँ ये अधातु होने के साथ साथ प्रॉपर्टीज गुण किसका रखता है, धातु का गुण रखता है धातु ना, का। सब पढ़ाए। आगे चलते हैं। कागज पर रगड़ने से यह जो है कि हल्का काला निशान बन जाता है, इसलिए इसका काला शीशा भी कहा जाता है। पूछा जाने वाला सवाल है, काला शीशा किसको कहेंगे, काला शीशा ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को कहेंगे। पूछा गया सवाल आगे देखिएगा, मिलेगा ग्रेफाइट काला शीशा। इसका उपयोग जो है कि पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है कि आपको किया जाता है, और कार्बन ऑर्क बनाने में जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। और हीरा का जो है कि कार्बन का कैसे सजाया जाता है, तो sp3 से। और ग्रेफाइट को जो है कि आपको कार्बन क्या होता है, sp2 जो है कि आपको होता है। और सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व, सबसे भारी तत्व कौन होता है, ऑस्मियम होता है। और सबसे कम घनत्व वाला तत्व जिसे सबसे हल्का तत्व कहते हैं, और सबसे प्रबल उपचायक जो है कि तत्व कौन होता है, ये लिथियम जो है कि आपको होता है। और सबसे प्रबल औपचायक उपचायक तत्व की बात करेंगे, ये कौन होगा, फ्लोरीन जो है कि आपको होगा। और सबसे ज्यादा जो है कि विद्युत धनात्मक वाला तत्व कौन होगा, सबसे ज्यादा सीजियम जो है कि आपको होगा। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा होगा, फ्लोरीन जो है कि आपको होगा। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता है ना वाला तत्व कौन सा होगा, ये होगा क्लोरीन जो है कि आपको होगा, क्लोरीन होगा। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बोलता है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम पता है सबको, वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो है कि आपको कहते हैं, है ना। सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर जो है कि आपको सी हो जाएगा, है ना। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O जो है कि आपको होता है, ठीक ना। और इसका इस्तेमाल हम लोग घरों के धुलाई के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जल का अस्थायी कठोरता के लिए सोडियम कार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है। और खाने वाला सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसका सूत्र जो है कि बेकिंग आपको क्या सोडा। होता है, इसका सूत्र होता है NaOH CO3 जो है कि आपको CO3। होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है कि बेकरी उद्योग इत्यादि में जो है कि इसका इस्तेमाल जो है कि आपको करते हैं। दूध के फटने से कौन सा एसिड
कौन सा एसिड जन्म लेता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है कि आपको होता है। रुकिए, कौन ला रहा है? आते हैं अगले सवाल पे आइएगा। दूध के फटने से कौन सा एसिड जो है कि आपको उत्पन्न होता है? तो ये एसिड की बात करेंगे। एसिड कौन सा? लैक्टिक एसिड जो है कि आपको होता है। लेकिन दूध के मीठापन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? कैसिन। लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज जिम्मेदार होता है। लेकिन कैसीन जो बोले वो दूध का सफेद रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? वो कैसीन के कारण जो है कि आपको होता है। दूध से जो दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु के कारण जो है कि आपको बनता है। आइए देखते हैं आगे। दूध, दही, खट्टा फल में लैक्टिक एसिड जो है कि आपको होता है। नींबू में, नारंगी में, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। इमली अंगूर में टार्टरिक होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सांप, बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी, भौरा का डंक, नेटल का डंक, सब याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सब में जो है कि आपको फॉर्मिक या मेथोनिक अम्ल जो है कि आपको पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग हम लोग गठिया के दवा बनाने के लिए जो है कि आपको किया जाता है ना। अच्छा, नेटल एक कीड़ा होता है, इसका डंक जो है कि बहुत खतरनाक होता है। जैसे ये कैसे भौरा कैसे हुआ, मधुमक्खी कैसे हुआ, ऐसे नेटल होता है ना। नेटल भी कीड़ा होता है। ये जो मारेगा तो बहुत जो है कि इसका जो है कि आपको बहुत ज्यादा लहरता है, जलता है, ठीक ना। छोटा कीड़ा होता है। अम्ल जिम्मेदार होता है दवा बनाने के लिए, तो आपसे वहां पे पूछेगा तो बेंजोइक अम्ल जो है कि आपको जिम्मेदार दवा बनाने के लिए बेंजोइक होगा। क्या होगा? सुनिए, फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग का दवा बनाया जाता है। जबकि लुसेंट में जाकर पढ़िएगा अम्ल क्षार वाला, वहाँ बेंजोइक अम्ल से जो है कि आपको क्या होगा? दवा उपचारों के लिए जो है कि दवा बनाने के लिए। और साथ साथ सुनिएगा, मूत्र में, घास में, इसमें भी जो है कि कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल जो है कि आपको होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। सोडा वाटर में जो है कि आपको कार्बोनिक अम्ल होता है। हाँ बोलिए। गठिया रोग में सर यूरिक अम्ल के कारण होता है, लेकिन सर ये फॉर्मिक अम्ल से छूट जाता है, यही ना सर? हाँ, फॉर्मिक अम्ल जो गठिया का उपचार वाला जो दवा बनता है उसमें अम्ल, कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का जो है क्या बनता है। गठिया रोग किस अम्ल का जमाव के कारण होता है, सो बताइए। यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब जम जाता है, हाँ, यूरिक एसिड ना जब जमेगा, यूरिक एसिड जब जो है कि आपको हड्डी पर जमेगा तब जो है कि आपको गठिया रोग जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं। नाइट्रिक अम्ल में सोना और चांदी का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल से किया जाता है। और सोडा वाटर पेय पदार्थ में कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कि आपको निकलता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल सीसा संचालक बैटरी में, संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करेंगे H2SO4 जो है कि आपको होता है। और कार में, ट्रक के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और पेट की बात करेंगे, पेट में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आपको होता है, HCl जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 जो है कि आपको होता है। और ये फिटकरी और सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इसका उपयोग फोटोग्राफी में अम्लराज बनाने में जो है कि आपको किया जाता है। बेंजोइक अम्ल देखिए यहाँ लिख दिया है। औषधि निर्माण में, औषधि मतलब दवाई के निर्माण में किसका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण करने में भी किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसमें भी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल की बात करेंगे, इसका उपयोग जो है कि फोटोग्राफी में
कपड़े के स्याही को धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और संतरे किसके प्रबल अम्ल जो है कि आपको होता है, संतरे में किसका जो है कि स्रोत होता है, तो विटामिन का सबसे अधिक जो है कि आपको स्रोत होता है। और विटामिन में भी सर, कौन सा विटामिन विटामिन, तो सी। विटामिन सी जो है कि आपको होता है। और विटामिन भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं जिसको हम बी और सी कहते हैं, और वसा में घुलनशील होते हैं जिसको ए डी ई के कहते हैं, केडा जो है कि आपको कहा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। विटामिन और उनके रासायनिक नाम एवं जो है कि विटामिन के कमी से होने वाले रोग भी प्रश्न आ सकते हैं, इसके बारे में आगे जानकारी दिया गया है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है कि अगला प्रश्न बोलता है, क्या सवाल पूछ दिया जी इसमें, क्या हो गया इसका हो गया चार गो सवाल, 5 गो सवाल जो है कि पूछा है। कितना सवाल पूछ दिया है, 5 गो सवाल जो है कि आपको पूछा है। छठा नंबर सवाल पे आए हैं। छठा नंबर सवाल अब कौन सा हो गया, अब जो है कि केमिस्ट्री में ही 2012 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कब का है, 2012 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आइए छठा नंबर सवाल को देखते हैं। छठा सवाल बोलता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारण करने के लिए किसके पात्र बने चाहिए, तो इसका जो है किसका, लेड का बनना चाहिए। लेड का ही पीबी कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीसा जो है कि आपको सीसा। कहा जाता है, ठीक ना। तो किसका होना चाहिए, सीसा का होना चाहिए, ठीक है। लेड सीसा का कंटेनरों का उपयोग रेडियो धर्मी सामग्रियों को भंडारण या ले जाने के लिए किया जाता है। लेड एक जो है कि भारी धातु है जो परमाणु विकिरण से अवशोषित करने में, है ना, सक्षम होता है, और इस प्रकार जो है कि लोगों को जोखिम से जो है कि क्या होता है, जोखिम से जो है कि आपको बचाता है ना। प्रबल अम्लों को रखने के लिए पात्र किसके पात्र होने चाहिए, तो ये सीसा के पात्र जो है कि आपको बने होते हैं प्रबल अम्ल के लिए। यदि हम एसिड को धातु के कंटेनर में संग्रहित करते हैं तो वो संरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि एसिड की प्रकृति जो है कि आपको क्या होगी, है ना, संक्षारक जो है कि आपको होती है ना, संक्षारित जो है कि आपको हो जाती है। अगला है कि सीसा जो है कि आवर्त सारणी का एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, लेड की परमाणु संख्या 82 होती है, और इसको पीबी से संकेत किया जाता है, और इसका लैटिन नाम जो होता है वो क्या होता है, प्लम्बम होता है। क्या होता है, प्लम्बम जो है कि आपको होता है। सीसा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जरा देखिएगा। यह एक धातु है, इसका उपयोग हम लोग पेंट में पाइप के संचारण प्रतिरोध बनाने में जो है कि आप प्रतिरोधी बनाने में भी किया जा सकता है। इसका उपयोग बैटरी में भी किया जा सकता है ना। इसका फ्यूज में भी जो है कि आपको होता है, इसका प्रयोग बैटरी में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीसा संचारक जो है कि अम्लीय बैटरी, है ना। सोल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक जो है कि आपको सामग्री में भी इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। सीसा कम मात्रा में विषैला होता है, खासकर बच्चों को लेकर, है ना। सीसा कम मात्रा में विषैला होता है, किसके लिए, बच्चों के लिए जो है कि आपको विषैला होता है कम मात्रा में। रेडियो सक्रियता की बात करेंगे, जब एक स्थिर परमाणु नाभिक घटित होकर अधिक स्थिर नाभिक बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को रेडियो धर्मी का क्या होता है, क्षय जो है कि आपको कहा जाता है। जिन नाभिक पेट्रोल में भी कुछ होता है ना सर, लेड फ्री लेड जो है कि आपको एंटी नॉकिंग के लिए जो है कि क्या मिलाया जाता है, पेट्रोल में लेड जो है कि आपको मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग के लिए, ठीक है, एंटी नॉकिंग के लिए जो है कि आपको मिलाया जाता है। देखिएगा उसके बाद क्या बोल रहा है कि जिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 83 या उससे अधिक होता है। क्या बोल रहा है, जिन नाभिक में किसका संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितना हो, 83 हो या उससे अधिक जो है कि आपको होता है, वो अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक जो है कि स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा किरणें को क्या करता है, अल्फा बीटा और गामा किरणें को उत्सर्जित करता है, और यही अल्फा बीटा गामा जो किरणें उत्सर्जित होता है बाद में चलकर किसका रूप ले लेता है, यही बाद में चलकर सीसा का रूप जो है कि आपको ले लेता है। चलिएगा, लेड का रूप जो है कि आपको ले लेता है। और ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में जो है कि आपको होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना रेडियो सक्रियता जो है कि आपको कहलाती है। जैसे यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ये सब किसका उदाहरण है, तो ये सब रेडियो सक्रिय तत्व का जो है कि आपको उदाहरण होने वाला है। सबसे अधिक जो है कि आपको, है ना, वेदन क्षमता किसकी होती है, तो सबसे अधिक वेदन क्षमता जो है कि आपको गामा किरण की होती है, और सबसे अधिक जो है कि आयनन क्षमता किसकी होती है, तो अल्फा किरण की जो है कि आपको होती है। वर्ग विस्थापन नियम सोडी और जो है कि किसके द्वारा दिया गया, फ्रोजन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। तो वर्ग विस्थापन का नियम किसके द्वारा, सोडी और फ्रोजन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया, है ना। एक हल्का किरण से निकलने से परमाणु संख्या में
अच्छा अल्फा है, हल्का नहीं। अल्फा किरण से निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में कितने इकाई की कमी आती है? 4 4 इकाई चार की जो है कि आपको कमी आती है। और एक बीटा किरण से निकलने में परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और एक अल्फा किरण 2 बीटा किरण से निकलने वाली समस्थानिक का निर्माण होता है और बीटा किरण से निकलने से समभारिक का निर्माण जो है कि आपको होता है। रेडियो सक्रिय का माप जो है कि किसके द्वारा किया जाता है? जीएम काउंटर के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। गीगा मोलर जो है कि काउंटर इसको कहा जाता है। रेडियो धर्मी क्षय के बाद जो है कि आपको रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में किसमें बदल जाते हैं? तो अंतिम रूप में ये सीसा में बदल जाते हैं। और फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैकरल के द्वारा सर्वप्रथम जो है कि रेडियो सक्रियता का क्या किया गया? पता जो है कि आपको लगाया गया। और रेडियो सक्रियता की इकाई की बात करेंगे, वैक्यूलर जो है कि इसकी इकाई जो है कि आपको होती है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा एसिड होगा सिरका में? एसिटिक अम्ल जो है कि आपको होगा सिरका में होगा। ऊपर तो एसिड पे चर्चा किए ही है ना। पेट में जो है कि HCl होगा, प्रमुख जो है कि बताया गया। आगे चलते हैं, अगला है 8वां सवाल। 8वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? जल में किसी चीज को घुला दीजिएगा तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो ये जो है कि आपको चीनी को जब घुलाइएगा ना तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। बाकी अगर लवण, ये लवण का मतलब क्या हुआ? नमक हुआ। इसको जब घुला देंगे तो ये जो है कि आपको क्या होगा? चालक बना देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है घुलाएंगे तो ये चालक बना देगा। नींबू का रस भी जो है कि आपको चालक बना देगा, है ना। ये सब चालक बनाएगा, लेकिन चीनी जो है ये चालक नहीं बनाता है, जल में घुलने के बाद भी नहीं बनाता है ना। इसी सब चीनी डाला जो है क्या सर, गोबर गैस में कहीं सब डाला जाता है। किसमें? गोबर गैस में? हाँ, गोबर गैस बनाने में सर। किसका प्रयोग करते हैं? चीनी का? सर चीनी रहता है, चीनी नहीं सर, नमक रहता है, नींबू रहता है और सर तो यही सब नमक जो है भी कि रहता अच्छा है तो सर। चीनी तो प्रयोग ही और नहीं होगा, ये नमक होगा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आपको होगा, नींबू का खट्टा पदार्थ जो है कि आपको ये सब डालते हैं। अरे सर, नमक था और नींबू था सर और गोबर था हाँ और गोबर पानी था, रहता है ना। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गोबर जो है कि और पानी रहता है, ठीक है। गोबर और पानी रहता है, ठीक है ना। तो सब मिलाकर जो है कि कौन सा, तो यही जो है कि आपको निर्माण जो है कि किया जाता है। चीनी से नहीं होगा। देखिएगा, चीनी जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता या चालक नहीं बनाता है। विलयनों में आसुत जल, शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन जल में कोई अम्ल या क्षार या लवण घुला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, कोई भी अम्ल घुलाइए, क्षार घुलाइए या लवण घुलाइए, तीनों जगह घुल जाएगा। अगर तीनों में से कोई, तो ये विद्युत का चालक जो है कि आपको बना लेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि विद्युत सेलों के बिलियनों बिलियनों में भी विद्युत धारा की प्रवाह इसी प्रकार जो है कि आपको होती है। सुक्रोज, जिसे हम लोग टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं। चीनी का ही दूसरा नाम क्या है? सुक्रोज है, जिसे टेबल शुगर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और इसका रासायनिक फार्मूला सूत्र की बात करेंगे, C12H22O11 जो है कि इसका रासायनिक संरचना होता है, सूत्र होता है। आगे चलते हैं। और इसका उपयोग आमतौर पर भोजन में या स्वीटनर के रूप में किया जाता है। हैबर प्रक्रम, हैबर प्रोसेस किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो हैबर विधि किसके लिए? अमोनिया के लिए होगा। किसके लिए होगा? अमोनिया, NH3 के लिए। इसका प्रयोग औद्योगिक उत्पादन में हैबर विधि से किया जाता है, अमोनिया का। और यह मानव मूत्र में भी जो है कि आपको पाया जाता है। बताया है ना इसका कहानी, मानव मूत्र में अमोनिया का कहानी। अमोनिया का ही निर्माण होता है, लेकिन अमोनिया को यूरिया में मानव शरीर का कौन सा अंग बदल देता है? अमोनिया को यूरिया में किडनी बदलता है, लीवर ना बदलता है। कौन बदलता है? लीवर बदलता है। कौन बदलता है? लीवर जो है कि आपको बदलता है। और ये लीवर जो है कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और यही यूरिया हमारी यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर आता है। और यही यूरिया फिर से किस में बाहर आने का, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो फिर हो जाता है अमोनिया के संपर्क में जो है कि आपको बदल जाता है, अमोनिया बना देता है फिर, ठीक ना। आगे चलते हैं। यह नाइट्रोजन का सर्वाधिक जो है कि महत्वपूर्ण रंगहीन यह नाइट्रोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रंगहीन वायु से हल्की और तीव्र गंध वाली क्या होती है? गैस होती है। कौन सी गैस? अमोनिया गैस के बारे में बोल रहा है ना।
सूंघने पर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और इसकी अधिक मात्रा जो है कि आपको क्या होता है, घातक जो है कि आपको हो सकता है आदमी के लिए। सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया जाता है और बेसेमर विधि से जो है कि आपको, है ना, इस्पात जो है कि किस विधि से, इस्पात जो है कि बेसेमर विधि से जो है कि आपको बनाते हैं। अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। और वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग जो है कि आपको उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। और क्लोरीन गैस बनाने के डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग जो है कि उत्प्रेरक के रूप में जो है कि आपको करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये है आपका प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सीसा कक्ष विधि में किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग जो है कि उत्प्रेरक के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 10वां बोल रहा है कि कौन सा अम्ल कांच को गुलाने के लिए, HF होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है कि आपको होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक मत मारिएगा, हाइड्रोफ्लोरिक बोलना है, HF हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक दिया है, ये HCl, ये कहां पर होता है HCl, ये आपको पता होगा HCl, ये पेट में होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कांच को गुलाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक, HF की बात कर रहा है। ये कांच किसमें घुल सकता है, HF में जो है कि आपको घुल सकता है। आइएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में एक ऐसा गुण होता है जो कांच की सतह पर एक ऐसी जो है कि एक ऐसी परत जो है कि बनाती है जिससे कांच की जो है कि सतह क्या होती है, कांच की सतह जो है कि आपको दिखती है। और इस प्रक्रिया से कांच का क्या होता है, निक्षारण होता है, मतलब परत दर परत हटना जो है कि आपको शुरू हो जाता है। और कांच पर लिखने के लिए हम लोग किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं कांच पर लिखने के लिए, है ना। और यह यौगिक कौन सा है जो कांच के बर्तनों में जो है कि आपको नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह कांच के साथ अभिक्रिया कर HF बना लेगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है ना, ये कांच के बर्तन में आप नहीं रख सकते हैं, नहीं तो अभिक्रिया कर लेगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हमेशा प्लास्टिक के बोतलों में ही रखा जाता है और इसे आमतौर पर जो है कि आपको मोनेल के तांबे से बने हुए जो है कि आपको धातु के उपकरण में ही संभाल कर रखा जाता है। और इसे कांच के बोतलों में संग्रहित नहीं किया जा सकता है, किसको, HF को जो है कि आपको नहीं किया जा सकता है। आगे देखिएगा, HF में जलीय जो है कि आपको घोल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और यह बहुत ही क्या होता है, बहुत ही संरक्षक जो है कि आपको होता है, संक्षारक होता है। और यह अत्यधिक जो है कि अभिक्रियाशील होता है, जिसका उपयोग करना सुरक्षित नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि गहरी जलन पैदा कर सकती है और यह मानव त्वचा के संपर्क में जो है कि आपको आता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, अच्छा यह हाइड्रोक्लोरिक आ गया, अब क्या आ गया, हाइड्रोक्लोरिक। HCl की जो है कि आपको HCl को, है ना, म्यूरेटिक अम्ल भी जो है कि आपको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया है कहीं ना कहीं तो आया है, पूछा है। म्यूरेटिक अम्ल जो है कि आपको किसको कहा जाता है, तो इसी को HCl हार्मोन को, HCl अम्ल को जो है कि आपको कहा जाता है। अम्लराज में जो है कि HCl और HNO3, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। तो अम्लराज जो होता है उसमें HCl का अनुपात और HNO3 का अनुपात, ये 3 रेशियो कितना के अनुपात में होगा, 3:1 के अनुपात में जो है कि आपको रहता है। ये तो नीचे दिया है 3:1 के अनुपात में जो है कि आपको रहता है। और यह सोना और प्लेटिनियम को गलाने के लिए समर्थ होता है, कौन सा अम्लराज जो है कि आपको समर्थ होता है। एक्वारेजिया, आगे देखते हैं, एक्वारेजिया इसको कहते हैं। आगे चलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ 3:1 में। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का क्या कहा जाता है, रसायन का राजा कहा जाता है। रसायन का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहते हैं। अमलगम, पारे, अमलगम जो होता है पारे और जो है कि आपको अन्य धातु के मिश्रण से जो है कि आपको क्या होता है, मिश्र धातु होता है, मतलब बना होता है। पारे और अन्य धातु से ही किसका निर्माण होता है, अमलगम का निर्माण जो है कि आपको होता है। पारा एक जो है कि तरल तत्व है, लेकिन ये अमलगम कठोर जो है कि आपको होता है। पारा जो है कि तरल, लेकिन अमलगम क्या है, कठोर जो है कि आपको होता है। अमलगम का उदाहरण के लिए, उदाहरणों में जो है कि एक पारा और चांदी का मिश्रण को ही उदाहरण मान सकते हैं। अमलगम का उपयोग दंत जो है कि आपको भराई में भी किया जाता है और कीमती धातुओं को, है ना, बांधने के लिए भी जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन जो है कि आपको पाया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे जाएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक पूछा जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो जाएगा।
हाँ, वायुमंडल में नाइट्रोजन हो जाएगा, पृथ्वी पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक ना, पृथ्वी पर जी ऑक्सीजन हो जाएगा। मान लो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। हम्म, आइए देखते हैं। अब दूसरा सबसे बोलेगा तब सर। हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर ब्रह्मांड में बना हुआ है सब, है नहीं ना। सर, पृथ्वी पर दूसरा कौन होगा सर? एल्युमिनियम। पृथ्वी पर हाँ जो है कि आपको, है ना, देखिए इसका होता है, क्या होता है, सियाल सियाल सिलिकॉन। होता है, और सीमा जो है कि आपको होता है। तो ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद एल्युमिनियम आएगा। कौन आएगा? ऑक्सीजन के बाद एल्युमिनियम जो है कि आपको आएगा, ठीक है, जी सर, वही क्लियर है। पूछे थे। ऑक्सीजन के बाद एल्युमिनियम जो है कि आपको आएगा। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है कि आपको हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में लगभग जो है कि आपको 3/4, लगभग 3/4 का मतलब कितना हो गया, 75% जो है कि आपको हो गया, है ना। 75। ऐसे भी 71% जो है कि आपको क्या होता है, लव लव है। यह आवर्त सारणी कैसे नहीं, सिलिकॉन की मात्रा कम है, सिलिकॉन की मात्रा जो है कि कम है, एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा है, ठीक ना। एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा है, सिलिकॉन की मात्रा जो है कि आपको कम है। सेकेंड स्थान पे जो है कि एल्युमिनियम, पृथ्वी में ऑक्सीजन 46% है ना, उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन अधातु है ना एल्युमिनियम तो, 8%, हाँ, लोहा सिलिकॉन जो है कि 5% आपको देख, है ना, और एल्युमिनियम धातु। एल्युमिनियम पृथ्वी पर पाए 8% है जाने ना। वाला तत्व की बात करेंगे, सिलिकॉन उपधातु हुआ। और तो अब जो है कि तब तो सही था, सियाल था, और जो है कि आपको सीमा था, है ना, सीमा था। सिलिकॉन सियाल तो तो ऑक्सीजन जो है कि आपको पहला हो गया, तब जो है कि आपको SI से सिलिकॉन हो जाएगा, और तीसरे स्थान पे तब जो है कि एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ये जो है कि आपको 46% ये हो जाएगा, है ना। सर तो ये हो एल्युमिनियम जाएगा धातु है तो 27% धातु जो है सिर्फ कि हो आपको हो जाएगा। जाएगा। हाँ, ये तो जो है कि 8% हो आपका जाएगा। धातु अगर बोलता है ना, सही है, तब जो है कि आपको ना धातु में सबसे अधिक कौन है, तब धातु में सबसे अधिक एल्युमिनियम है। और धातु में दूसरा स्थान पे कौन है, तो दूसरा स्थान पे लोहा जो है कि आपको होता है। कौन होता है? लोहा जो है कि आपको होता है। सिलिकॉन तो तब जो है कि सर आप, मिश्र अथी धातु है ना सर, मेटोलाइट्स है ना। उपधातु हाँ, है, मेटोलाइट, मेटोइड सर है, ऑक्सीजन उपधातु। भी तो अधातु ही है ना सर। हाँ, अधातु हो गया, अधातु है है। ना, अधातु है, अधातु। क्या ऑक्सीजन में फैलता थोड़ी ना, है ना। लेकिन अगर वही आपसे पूछ दे कि शरीर में कौन हो जाएगा, तो शरीर में जो है कि ऑक्सीजन जो है कि पहला स्थान पे, दूसरा ऑक्सीजन। स्थान पे जो है कि ऑक्सीजन। आपको कार्बन जो है कि आपको दूसरा स्थान पे जो है कि आपको हो जाएगा शरीर के अंदर, ठीक है, कार्बन। चलिए आगे। सबसे अधिक जो है कि वायुमंडल में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% जो है कि आपको पाया जाता है, और भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऑक्सीजन जो है आपको कितना परसेंट है, 46% जो है कि आपको है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद जो है कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद जो है कि आपको लोहा, ये चौथे स्थान तक जो है कि आपको हो गया। आगे चलते हुआ पदार्थ जो ठोस के रूप में, ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, वो कौन होता है? तो ये होता है आपको जल जो है कि आपको होता है, जल। जल की बात करेंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कि बर्फ का घनत्व जो है कि आपको पानी के घनत्व से क्या होता है, पानी के घनत्व से जो है कि आपको कम होता है। और ब्रोमीन आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल पे कैमे नंबर समूह में है? 7वें नंबर समूह का तत्व जो है कि आपको होने वाला है। और ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह Br होता है, और उसकी परमाणु संख्या की बात करेंगे, ब्रोमीन का कितना होता है, 35 जो है कि आपको होता है। और यह धूसर लाल और हरा और जो है कि आपको भूरा तरल होता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर समान अवस्था में, किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में जो है कि आपको रहता है। आगे चलता है। पारे की बात करेंगे, पारे मरकरी। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर कौन सा अवस्था, ये द्रव अवस्था में जो है कि आपको रहता है। कौन सा? द्रव अवस्था में जो है कि आपको रहता है। थोड़ी ना है सर, बहुत सारा है ना सर। क्या गैलियम, बोले? गैलियम, सीजियम और ये सब भी एकमात्र धातु है, धातु, है ना, धातु है ना। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर जो है कि आपको द्रव अवस्था में रहता है। ये कमरे के टेम्परेचर पर बोल रहा है कि द्रव अवस्था में जो है कि आपको रहने वाला है। और पारा का रासायनिक नाम जो है कि क्या, Hg जो है कि आपको होने वाला, Hg। इसका परमाणु संख्या 80 जो है कि आपको होता है। और डॉक्टरी जो है कि थर्मामीटर में जो है कि आपको इस पारे का इस्तेमाल जो है कि आपको सटीक तापमान की गणना करने के लिए किया जाता है। और पानी में, पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसकी जो है कि ठोस अवस्था बर्फ और तरल अवस्था जो है कि आपको तरल अवस्था की तुलना में कम जो है कि आपको धनी होती है, मतलब घनत्व इसका कम जो है कि आपको होता है। अगला, मूत्र का पीएच वैल्यू पूछ दिया, कितना होता है मूत्र का? 6 होता है। कितना होता है? 6 जो है कि आपको होता है, पूरा 6
6 होता है। देखिए तो मूत्र का पूरा पूरा 6 हो गया। और लार की बात करेंगे, लार का होता है कितना 6.5 होता है। क्या होता है आंसू का 6.5 कितना होता है 6.5 होता है, ठीक ना। आंसू की बात करेंगे, आंसू का रक्त बराबर होता है तो रक्त, और आंसू का 7 पॉइंट जो है कि आपको 4 होता है। 7.4 क्या होता है 7 पॉइंट जो है कि आपको 4 होता है। आइए आगे इसमें लिस्ट दिया है, देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 जो है कि आपको होता है। समुद्री जल का 8.4 होता है। रक्त का जो है कि आपको कितना होता है 7.4 होता है। लार का 6.5 होता है। दूध का 6.4 होता है। मूत्र का 6 होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं शराब, शराब का जो है कि आपको 2.8 होता है। सिरका का 2.4 होता है। नींबू का कितना होता है 2.2 जो है कि आपको होता है। और टमाटर जूस की बात करेंगे, टमाटर जूस का 5.5 से 4.5 से 5.5 तक जो है कि आपको टमाटर जूस का जो है कि आपको होता है। क्लियर है। अब बियर का बात करेगा, बियर का 4 से लेकर 5 तक जो है कि आपको होता है, ठीक है। आगे आइएगा। किसी विलयन में अम्लीयता और क्षारीयता को बताने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था सोरेनसन नामक विद्वान ने किया था, है ना। आगे चलते हैं। पीएच स्केल 7 से कम होगा तो वो जो है कि चीज अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, 7 पर होगा तो कैसा होगा उदासीन जो है कि आपको होगा, है ना। वर्षा जल जो है कि आपको शुद्ध जल होता है और इसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। वर्षा जल को ही पालर जो है कि पानी कहा जाता है। पूछा गया सवाल है कि पालर पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है 7 होता है, क्या कि वर्षा जल ही पालर पानी कहलाता है। अब पालर पानी का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा 7 जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। वर्षा जल जो है कि आपको वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन और ऑक्साइड के अभिक्रिया कर लेता है, फिर वो अम्लीय वर्षा के रूप में ले लेता है। जब वर्षा तो शुद्ध पानी होता है, 7 होता है पीएच वैल्यू होता है, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में आता है ना, धूल कण सल्फर इत्यादि नाइट्रोजन इत्यादि के कण जो आते हैं तो इसमें मिल जाते हैं, और मिलने के बाद जो है कि कैसा रूप ले लेता है अम्लीय का रूप ले लेता है, और इसी अम्ल वर्षा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। प्राचीन स्मारक भवनों का रंग का जो है कि अम्ल वर्षा के कारण क्या हो रहा है खराब जो है कि आपको हो रहा है, और इसमें कैसा आ रहा है तो पीलापन जो है कि आपको आ जा रहा है ना। और ताजमहल का रंग जो है कि बदरंग हो रहा है, ये भी किसके कारण अम्ल वर्षा के कारण जो है कि ऐसा हो रहा है। चलिए 2012 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं बात में। 2012 का पेपर क्या बोल रहा है 14वां सवाल बोल रहा है ना। 14वां सवाल 7 को करके जो है कि केमिस्ट्री भी अच्छा खासा पूछ रहा है। आइए अगला आते हैं, देखते हैं। आइएगा। सबसे अधिक आघात वर्धनीय वाला धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक जो है कि आपको क्या होगा सोना जो है कि आपको होगा। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु जो है कि आपको सोना होगा। और धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इसको जो है कि हथौड़ा से पीट कर इसकी पतली चादर जो है कि आपको बनाई जा सकती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। ज्यादा यही ना होगा सर, तन्यता में भी सबसे अधिक जो है कि आपको हो जाएगा सोना जो है कि आपको हो जाएगा। इसका तार खींच के बहुत लंबा इसका तार खींचा जा सकता है। आगे चलते हैं। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम क्या होता है चालक जो है कि आपको होता है या सुचालक होता है। और उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है कि आपको तांबा जो है कि आपको होता है ना। तांबा जो है कि आपको होता है ना। अगला देखिएगा। अगला बोलता है कि प्लेटिनम सोना और चांदी के बाद सर्वाधिक जो है कि आघात वर्धनीय वाला धातु कौन सा है प्लेटिनम है। ये कैमे स्थान पे प्लेटिनम आ रहा है 3rd स्थान पे आ रहा है। तो पहला स्थान पे कौन पहला पे सोना, दूसरा पे चांदी और तीसरा पे प्लेटिनम जो है कि आपको आ रहा है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। और सफेद सोना और सफेद जो है कि आपको सोना किसे कहा जाता है कपास को कहा भी जाता है। सफेद सोना जो है कि आपको कहा जाता है गोल्डन फाइबर। आगे चलते हैं। इसमें मात्र एक वो सवाल पूछ दिया हो, कौन एग्जाम था ये एक वो पूछा है उत्पाद का है ना एक्साइज वाला। एक्साइज का 2012 में ये वो मात्र सवाल। आगे चलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2018 आ गया है। कब का परीक्षा 2018 का परीक्षा देखते हैं। आइए फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या जो है कि आपको समझते हैं। समस्थानिक से जो है कि आपको क्या समझते हैं इसके बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। समस्थानिक का मतलब होता है प्रोटॉन परमाणु संख्या क्या होता है परमाणु संख्या जो है कि आपको समान जो है कि आपको होता है ना। अब प्रोटोनों की संख्या क्या होती है प्रोटोनों की संख्या मास अलग होता है सर। समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु संख्या, प्रोटोनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सब जो है कि इसका रासायनिक गुण जो है कि आपको होता है। लेकिन समस्थानिक की बात करेंगे ना इसमें द्रव्यमान संख्या जो है कि आपको क्या होगा द्रव्यमान संख्या
न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना। उसके बाद जो है कि आपको ये सब जो होगा इसका भौतिक गुण जो है कि आपको होगा, है ना। इसमें क्या इसका आंसर लिया, इसका वैसे आंसर तो सब दिख ही सही नहीं है रहा है, सर। कुछ लिया है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि समस्थानिक की बात कर रहा है। समस्थानिक से क्या तात्पर्य है, तो इस तत्व में इसकी परमाणु का द्रव्यमान संख्या अलग होता है। इस तत्व में परमाणु का जो है कि द्रव्यमान संख्या, है ना, इसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। इस तत्व में परमाणु की संख्या समान हो, और इस तत्व में परमाणु की संख्या जो है कि आपको समान हो। अच्छा देखिए क्या हो गया, इसमें जो है कि एक से अधिक आंसर निकल गया। कैसे निकल गया, ए और बी समस्थानिक का सेम है। मतलब होता है ना, कि परमाणु संख्या भी समान हो सकता है, प्रोटॉनों की भी संख्या समान हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या समान हो सकता है, और रासायनिक गुण भी इसका क्या हो सकता है, समान हो सकता है। तो इसके तहत इसका दो ऑप्शन जो है कि आपको निकल गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है कि आपको यहाँ पर नीचे में लिखा है कि समस्थानिक में क्या समान होता है, तो परमाणु संख्या समान होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, और रासायनिक गुण सब है, ये सब किस में समान होगा, समस्थानिक में समान होगा, है ना। और समस्थानिक में क्या क्या भिन्न होता है, भिन्न क्या क्या हो सकता है, द्रव्यमान की संख्या भिन्न हो सकता है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकता है, और भौतिक गुण क्या हो सकता है इसका भिन्न जो है कि आपको हो सकता है ना, भिन्न हो सकता है। संभारिक, संभारिक का गुण की बात करेंगे। संभारिक में क्या होगा, संभारिक का रासायनिक गुण जो है कि एक दूसरे से हमेशा क्या होगा, एक दूसरे से हमेशा जो है कि आपको अलग होगा। और सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन है, पोलोनियम है, और इसकी समस्थानिक कितनी होती है, 27 होती है। अब पोलोनियम का खोजकर्ता जो है कि आपको कौन था, एम क्यूरी, और पी क्यूरी जो है कि आपको जो है कि आपको खोज किए थे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम जो है कि आपको इसके समस्थानिक होते हैं। ट्राइट्रियम हाइड्रोजन के एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय गुण को क्या करता है, रेडियो सक्रिय गुण को जो है कि आपको प्रदर्शित जो है कि आपको करता है। और कार्बन डेटिंग विधि, मृत जो है कि आपको पेड़ पौधा, जीवाश्म और जो है कि कार्बनिक पदार्थ से जो है कि उम्र की पता जो है कि करना है, तो इसके लिए कौन सा विधि, तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग जो है कि पुराने चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए, अकार्बनिक पदार्थ की आयु को ज्ञात करने के लिए, और पृथ्वी का उम्र को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। आगे देखते हैं, कीट डस, इस कीट जो है कि आपको डंस में होने वाले जो है कि आपको खुजली किसके कारण, वही वाला सवाल फिर से रिपीट कर दिया है, फॉर्मिक खाली शब्द का एसिड, खेल किया है। फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल का प्रयोग जो है कि मेथनोइक आपको इसमें जो है कि आपको, है ना, तो फॉर्मिक या मेथनोइक खोल लीजिए, खोज लीजिए कहाँ है, तो फॉर्मिक दिया है, मेथनोइक ए नहीं दिया, नंबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। कीट में होने वाले खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी में, भौरा में, ये सब में होता है। मैलिक एसिड सेब में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में होता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। आगे चलते हैं सर 17वें गठिया का नंबर से। उपचार में भी यही था फॉर्मिक ना। हाँ, फॉर्मिक जो है कि गठिया के उपचार में भी जो है कि दवा बनाने में किया जा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है कि आपको है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको रासायनिक वोटिंग स्याही में प्रयोग किया, अच्छा ये स्याही जो आपको वोट गिरा के आता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है कि आपको ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है कि वोटिंग स्याही के रूप में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर का सबसे बड़ा NO3 सिल्वर का सबसे बड़ा यौगिक होने वाला है। इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, लूनर कास्टिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। किसको, सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसके रूप में, कृत्रिम वर्षा के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग जो है कि हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। अब फोटोग्राफी में किस सिल्वर का, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा, यहाँ से 4-5 सवाल निकला है। लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है, तो लूनर कास्टिक कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर किसका, सिल्वर का कौन सा, सिल्वर का आयोडाइड का प्रयोग जो है कि आपको करेंगे। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है, तो हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। अब फोटोग्राफी में किस सिल्वर का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है कि आप। क्यूक सिल्वर किसे कहते हैं, तो पारा को कहते हैं। किसको कहते हैं, क्यूक सिल्वर, ये पारा को जो है कि आपको क्यूक सिल्वर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अब फोटोग्राफी फिल्म में, फिल्म को घोलने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी मतलब कि नहीं होता, निगेटिव को साफ करने के लिए, पहले का नहीं है निगेटिव होता था, उस निगेटिव को साफ करने के लिए किसको, तो ये फोटोग्राफी फिल्म को घोलने के लिए था सल्फेट। हाँ, इस साफ करने के लिए, निगेटिव को साफ करने के लिए, फोटो अथी में
उसका भी कुछ होता है अरे ना पहले सर? का कैमरा नहीं था, रील जो है कि उसमें लगाते थे ब्लैंक रील, और रील जो है कि 30 गो 35 गो आता था, 35 गो फोटो उससे खिंचाता था, उसके अलावा नहीं खिंचाएगा, और रील उसके बाद भर जाता था, ठीक ना। और उसी को धुलवा आगे के अब चल फोटो जो है कि निकाला जाता था। तो धुलवाने का प्रोसेस जो होता था वो किसमें होता था? सोडियम थायोसल्फेट में जो है कि आपको होता था। क्लियर? आगे चलते हैं। अरे घोलने धुलाने वही होता है, आया बात समझ में? घोलने का मतलब क्या हो गया? घोलने ब्रोमाइड में भी फोटोग्राफी फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड का, और घोलने में अरे सोडियम फोटोग्राफी फिल्म का निर्माण करने के लिए बोल रहा है, कहाँ पे है, कहाँ गया? फोटोग्राफी फिल्म में जो है कि किया जाता है, जब फिल्म जब बनता है ना, उस फिल्म में जो उसमें जो है कि आपको रिकॉर्ड होता है, उसके लिए बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग के लिए इसमें क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड लगा होता है। आज जब इस रिकॉर्डिंग वाला फिल्म जब रिकॉर्ड कर लिए, जब फोटो खींचा गया, उस फोटो को निगेटिव को साफ करना हो तो साफ किस में करेगा? तो सोडियम थायोसल्फेट में साफ करेगा, ठीक ना, साफ करने के लिए यहाँ जी पर। सर। ठीक है। घोलने का मतलब होता है कपड़ा को घोलना, मतलब क्या, काहे के लिए घोल रहे हैं? साफे करने के लिए घोल रहे हैं कि इसके अलावा शूटिंग भी उसको होता है कुछ तो करना देखते नहीं है कितना ना? लोग आ जाता है देखने, वो सब हटा देता है। है ना? घोलने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 का 4, 18 का 4 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का कागज का जलना, यही तो रासायनिक का है। रासायनिक का मतलब होता है कि एक बार जो काम हो जाएगा फिर से वो दोबारा लौट के वो काम नहीं हो सकता है। मतलब एक बार वो काम कर दिए, वो खत्म हो गया, उसके बाद उसको दोबारा नहीं ला सकते हैं। क्या कागज को जला दीजिएगा तो कागज फिर से बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना। क्या दही दूध का दही क्या दूध से दही को बना दीजिएगा तो क्या फिर से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। नहीं क्या बन सकता बर्फ को जमा दीजिएगा तो फिर से पानी बन सकता बन है? जाएगा। पानी बन बन जाएगा सकता है। तो ये भौतिक होगा। भौतिक परिवर्तन, जो बन जाए उसे भौतिक, जो न बने उसे रासायनिक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। गर्म लोहा का जो है कि आपको चुंबकित करना, बिल्कुल सही है, गर्म करके चुंबकित कर सकते हैं, फिर ठंडा होगा तो फिर जो है कि आपको लोहा बन जाएगा, है ना। नॉर्मल उसके बाद लोहा बोल, को हाँ नर्म लोहा को चुंबकित करना, है ना, चुंबकित करना। उसके बाद बोलता है कि शक्कर का जो है कि आपको घोल किस में? जल में घोलना। शक्कर और जल को घोल दीजिए, फिर से इसको टेम्परेचर दीजिएगा तो फिर क्या होगा? जल उड़ जाएगा, शक्कर जो है कि बच जाएगा, है ना। जल और बर्फ का बनना, जल से बर्फ को बना दीजिए, पहले जो है कि टेम्परेचर कम करके बना दीजिए, फिर टेम्परेचर दे के जो है कि इसको फिर पानी बना दीजिए। तो ये तीनों जो है कि कैसा हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा भौतिक हो जाएगा। एक जो है कि ये कागज का जलना, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक जो है कि आपको हो जाएगा। लोहे का जंग लगना कैसा होगा? भौतिक होगा कि रासायनिक होगा? रासायनिक रासायनिक हो जाएगा। क्या है कि जंग लग जाएगा तो फिर से वो लोहा में जो है कि सही नहीं कर सकते हैं। दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक होगा। चावल का भात बनना, ये भी रासायनिक होगा। कोयला का जलना रासायनिक होगा। कागज का जलना रासायनिक होगा। मोमबत्ती का जलना, देखिएगा तो मोमबत्ती का जलना, जलेगा तो मोमबत्ती तो पिघलेगा भी। मोमबत्ती जलेगा तो क्या होगा? कुछ कुछ पिघलेगा। तो मोमबत्ती का जलना में याद रखिएगा, मोमबत्ती का अगर जलना बोल देगा तो जलना हो गया रासायनिक। अब मोमबत्ती का जलने के साथ पिघलना बोल दिया तो पिघलना क्या हो गया? पिघलना हो गया भौतिक हो गया। क्या हो गया? भौतिक जो है कि आपको हो गया। उस पर ध्यान आपको देना होगा, है ना। अगला बोलता है, क्या बोलता है? अगला बोलता है कि भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे। भौतिक परिवर्तन में जल से जो है कि आपको बर्फ का बनना, पानी का वाष्प में बदलना और मोमबत्ती का पिघलना दे ही दिया ना। यहाँ पर क्या दे दिया? पिघलना मोमबत्ती आएगा का तो पिघलना दे दे। भौतिक हो जाएगा ना सर। जलना बिल्कुल, जहाँ आएगा आगे चल, वहाँ रासायनिक हो जाएगा। है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है कि आपको किन्हें ऊर्जा संग्रहित के लिए प्रयोग किया जाता है बताना है। चलिए देखिए, ऊर्जा संग्रहित के लिए जो है कि आपको संतृप्त जो है कि आपको वायु, कंप्रेस्ड जो है कि गैस का प्रयोग जो है कि आपको ऊर्जा के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। यही कंप्रेस्ड गैस जो है कि आपको क्या होता है? एलपीजी जो है कि आपको होता है ना। स्प्रिंग को दबा देंगे तो ऊर्जा इसमें भी क्या हो जाएगा? संग्रहित जो है कि आपको हो जाएगा। संधारित्र मतलब कैपेसिटर में भी क्या होता है? ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। और बैटरी से भी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। इससे चारों का चारों क्या होता है? ऊर्जा का संग्रहण करता है। ये चारों का चारों आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, है ना। आगे देखिएगा, संधारित मतलब कैपेसिटर के बारे में दिया है। यह एक विद्युत युक्ति है जो किसी विद्युत यंत्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा सकता है या बढ़ा देता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कैपेसिटर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कैपेसिटर चालक की निजी धारिता से क्या? अरे उधर बात करते कीजिए ना, इधर, है ना। कैपेसिटर चालक की जो है कि निजी धारिता से अधिक आवेश जो है कि आपको क्या करता है? संचित करने में जो है कि आपको साधन रखता है ना। आगे चलते हैं। डायोड बल्ब जो है कि आपको रिजुकारी रेक्टिफायर के रूप में जो है कि आपको क्या होता है? प्रयुक्त जो है कि आपको होता है। और इसमें प्रत्यावर्ती धारा को किस धारा में बदलता है? रेक्टिफायर।
चलिए, दृष्ट धारा मतलब एसी को डीसी में जो है कि आपको बदलता है। रेक्टिफायर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में जो है कि आपको परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर करंट को एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति जो है कि आप अनुमति देने के लिए, है ना, एक या एक से अधिक जो है कि पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। और डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टर का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। किसका? इन्वर्टर का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। 20वां और आखिरी सवाल देखते हैं। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ये जो है कि कौन सा? निस्पंदन की जो है कि आपको तरीका जो होगा यही जो है कि आपको नष्ट नहीं करेगा। फिल्ट्रेशन जो है कि आपको क्या नष्ट करेगा? अब जो है कि कोई जल है गंदा से गंदा, उसको छान लीजिएगा। क्या उसको छान लीजिएगा तो गंदगी हट जाएगा? क्या उसके अंदर बैक्टीरिया हट जाएगा? क्या सूक्ष्म जीव हट जाएगा? क्या नहीं हटेगा। पराबैंगनी किरणों से आपको पता होगा कि पराबैंगनी किरणों से प्रयोग करके हम सूक्ष्म जीव माइक्रो बैक्टीरिया को समाप्त कर सकते हैं। उबाल दीजिएगा, जैसे ही टेम्परेचर दीजिएगा माइक्रो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लोरीकरण, जल की जब देखिएगा शुद्धिकरण होता है, जल की सफाई जब होता है टंकी में, तो क्या दिया जाता है? क्लोरीन का पाउडर जो है कि दे दिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर दे दिया जाता है। इससे क्या होता है? जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सबका सब जो है कि मर जाते हैं। अगर आप गंदे पानी नाले का पानी का उठा लीजिए और नाले के पानी को उठाकर बालू का एक कंटेनर लीजिए, अब बालू के कंटेनर में पानी डालिए, बालू के कंटेनर के नीचे छिद्र कर दीजिएगा, गंदगी से ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, एकदम फ्रेश पानी आपको दिखाई देगा। लेकिन उस फ्रेश पानी में क्या होगा? सूक्ष्म जीव जो है कि आपको होने वाला है। तो ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सूक्ष्म जीव नहीं नष्ट हो पाते हैं। बाकी तीनों प्रोसेस में क्या हो जाते हैं? सूक्ष्म जीव जो है कि आपको नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। किसी जो है कि किसी मिश्रण के विशेष जो है कि अवयवों को फिल्टर द्वारा जो है कि अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्पंदन कहते हैं। निस्पंदन के अलावा सभी जो है कि विधियां में सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जो हम आपको बता दिए हैं। जल में आर्सेनिक फ्लोराइड आयरन की मात्रा बढ़ने से स्वास्थ्य में जो है कि आपको क्या होता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण जो है कि आपको जल को शुद्धि करता है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र की बात करेंगे CaOCl2, है ना, होता है इसका सूत्र। और जल में सोडियम कार्बोनेट डालने पर जल की अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों को जो है कि आपको क्या किया जाता है? दोनों को दूर जो है कि आपको किया जाता है। चलिएगा, यहाँ से हम 21 नंबर से जो है कि आपको बात करेंगे। वर्ष 2018 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है। यहाँ से जो है कि 21 से हम कल जो है कि आपको चर्चा करेंगे 21 नंबर से। क्लियर? सिर्फ क्लोरिफिकेशन में मतलब कीटाणु नष्ट होगा? हाँ, क्लोरिफिकेशन से भी कीटाणु को जो है कि आपको क्लोरीन का प्रयोग करेंगे ना तो बैक्टीरिया जो है कि आपको मर जाएगा, है ना। जल में क्लोरीन का प्रयोग करेंगे तो बैक्टीरिया जो है कि आपको मर जाएगा, है ना। ऐसे उबालने से भी जो है कि आपको मरेगा, तीनों में मरेगा, ठीक ना। वो तीनों जो प्रोसेस